जय हिंद दोस्तों। आज एक जीव विज्ञान संबंधी आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ। कंप्लीट टॉपिक है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। पाचन तंत्र संबंधी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और आपको जितने भी एग्ज़ाम है सभी के लिए हेल्पफुल है। अब हम बात करते हैं इसके तंत्र के बारे में। तो अंगों का समूह, पहले क्या है? अंगों का समूह। और पाचन इसका कहाँ से होता है वो भी समझते हैं। तो जटिल भोज्य पदार्थों का एंजाइमों की सहायता से सरल पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। ठीक है जी, आ गया होगा इतना समझ में? आगे समझते हैं। जैसे यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से ऐसे कोई जटिल खाद्य पदार्थ है यहाँ पे, ठीक है। इसको तोड़ के छोटे छोटे भागों में सरल पदार्थ बना दिया है एंजाइमों के माध्यम से, इसी कोई पाचन कहलाता है या इसे कोई पाचन कहते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है कि भोज्य पदार्थों के बड़े बड़े अणु छोटे छोटे अणु में टूटकर ऊर्जा मुक्त करते हैं। यह प्रक्रिया कैटाबॉलिक यानी प्रतिक्रिया उपचयन कहलाती है। इतना भी समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, पाचन एक कैटाबॉलिक प्रक्रिया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि पाचन तंत्र की क्रिया में क्या क्या शामिल है। तो अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा मिलाना, पांचवा उत्सर्जन। इसी को हम एक सरल भाषा में समझते हैं पाचन की परिभाषा को। जैसे कोई जटिल भोजन है, इसमें हम कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन, उसके बाद वसीय अम्ल। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको हम स्टार्च, और स्टार्च हमारे सीधे ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। और कुछ जटिल भोजन से प्राप्त ऊर्जा का स्वरूप होता है वह भी स्टार्च, और हमारा ग्लूकोज में बदल जाता है। प्रोटीन हमारा अमीनो अम्ल के रूप में बदल जाते हैं। और कुछ जो वसा यानी फैट्स होते हैं वो हमारे वसीय अम्ल और उसके बाद ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यह ग्राफ आप समझ गए होंगे। अब ये भी यहाँ समझ गए होंगे कि कौन किस में बदलता है। कईयों बार एग्जाम में यही पूछ लेते हैं कि स्टार्च या मंड किस में बदलता है, प्रोटीन किस में बदलते हैं, वसीय अम्ल किस में बदलते हैं। तो सभी इस माध्यम से आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं पाचन तंत्र के बारे में, ठीक है। इसको पाचन तंत्र को हम आहार नली, ठीक है, और दूसरा इसमें हम पढ़ सकते हैं पाचन ग्रंथियाँ। वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों को समझेंगे एक एक करके। तो पहले हम समझते हैं आहार नली में कौन कौन सी कितनी लंबी होती है, क्या नहीं होती है, कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो इसकी लंबाई 9 मीटर लगभग 33 फुट की इसकी आहार नली होती है मनुष्य की। इसमें मुख, दांत और जीभ भी शामिल है। भोजन नलिका, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा उत्सर्जन, ठीक है। और पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? जूस, वाइल जूस बोलते हैं, इसमें हम आ जाता है हमारा, ठीक है। एंजाइम कुछ ग्रंथियां होती हैं वह भी आ जाती हैं। लारीय ग्रंथियां होती हैं, जठर अग्न्याशय ग्रंथि होती है, यकृत अग्न्याशय ग्रंथि होती है, और जठर होती है वो आमाशय ग्रंथि होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं मुख या मुख गुहा, जिसमें पहले दांत आते हैं क्योंकि पाचन दांतों से ही होता है। तो दांतों के अध्ययन को या दांतों के अध्ययन करना क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। अब दोस्तों यहाँ पे एक दांत की आकृति बताई गई है, इसके अंदर वाले अंदरूनी परत कहते हैं इसे, ठीक है। डेंटेन बाहरी परत होती है, इसको हम एनामिल के नाम से जानते हैं। यह मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। कौन? एनामिल। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करना है, क्वेश्चन कईयों बार आया है। अगर हम बात करें एनामिल का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaCO3 तथा CaPO4 भी होता है, ठीक है। और इसका जो सफ़ेद भाग होता है उसे हम क्राउन पार्ट के नाम से जानते हैं। किस पार्ट से? क्राउन पार्ट के नाम से जानते हैं। इसी में हमारे गम्स, मसूड़े, मांसपेशियाँ होती हैं। इसके आंतरिक भाग को हम पल्म्स कैविटी यानी लुगदी गुहा कहते हैं, ठीक है। इसी के अंदर जो डॉट डॉट दिख रहे हैं इनको हम रूट कैनल यानी RCT, रूट कैनल ट्रीटमेंट इन रुधिर वाहिकाएँ कहते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं टीथ यानी दांत को, ठीक है। हम देखते हैं इसमें कि कुछ दांत हमारे अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी टीथ बोलते हैं इन्हें, जिनको हम दूध के दांत के नाम से जानते हैं, जो गिर जाते हैं फिर दोबारा आते हैं। अगर हम बात करें इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है दूध के दांतों की 20 होती है। कितनी होती है? 20। फिर क्या होता है? अस्थायी 20 दांत हमारे मुख में 2 बार आते हैं, ठीक। कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं।
दो बार दांत आने की प्रक्रिया को द्विवारदंती यानी डाइफियोडोंट कहते हैं। द्विवारदंती या डाइफियोडोंट कहते हैं। और जो स्थायी संख्या होती है वह उनकी जो स्थायी होती है दांतों की वह होती है 32 और 12 दांत हमारे मुख में केवल एक बार ही उगते हैं। ठीक है, हम देखते हैं दांतों के गुण के बारे में समझते हैं। कौन कौन से गुण हैं दांत के। दांत को अगर हम गुण को समझते हैं तो द्विवारदंती या डाइफियोडोंट को लगातार 2 बार दांत आना द्विवारदंती कहलाता है। गर्त दांत होते हैं कुछ, दांतों के आधार पर जबड़ों के सॉकेट में धंसा हुआ होना। विषमदंती होते दांतों का अलग अलग तथा गुण होना उनका विषमदंती कहलाता है। पैनापन या नुकीला दांतों का नुकीला होना पैनापन या नुकीला कहलाता है। अब हम देखते हैं इसमें कि दांतों के प्रकार। तो दांतों के कितने प्रकार हैं, तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला कृंतक होता है, इसकी संख्या 8 होती है। इसको हम स्माइल टीथ के नाम से जानते हैं। जैसे ही हंसते तो आगे के जो दांत दिखते हैं 4 ऊपर के 4 नीचे के, उन्हें हम कृंतक दांत कहते हैं। अगला है रदनक कैनाइन, ये 4 होते हैं। कितने होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। प्रीमोलर यानी अग्र चवर्णक, इनकी संख्या 8 होती है। और नेक्स्ट है मोलर यानी चवर्णक, इनकी संख्या 12 होती है। 16 दांत ऊपरी जबड़े में होते हैं और 16 दांत हमारे निचले जबड़े में होते हैं। जैसे कि जो आगे के दिख रहे हैं ये वाले दांत कृंतक कहलाते हैं। जो नुकीले दिखते हैं वो हमारे रदनक कहलाते हैं। नुकीले के जस्ट बगल में 2 होते हैं उन्हें अग्र चवर्णक कहते हैं। और पीछे के जो 3 लगातार होते हैं उनको हम चवर्णक कहते हैं। बच्चों में दांत 20 होते हैं। 8 कृंतक होते हैं, 4 रदनक होते हैं, अग्र चवर्णक नहीं हो पाए जाते और चवर्णक 8 पाए जाते हैं। अब हम समझते हैं अक्कल दाढ़ के बारे में या अक्कल दांत के बारे में। ये दांत अवशेषी अंग का हिस्सा होते हैं। ये दांत चवर्णक दांतों का हिस्सा होते हैं तथा इनकी संख्या 4 होती है। ये दांत वयस्क उम्र में निकलते हैं। ठीक है, दांतों के कार्य क्या क्या हैं, तो कृंतक भोजन को काटने का काम करते हैं, रदनक भोजन को फाड़ने का काम करते हैं, अग्र चवर्णक भोजन को चबाने का काम करते हैं और चवर्णक चबाने के साथ साथ मिलाना और पीसने का काम भी करते हैं। हम बात करते हैं चिल्ड्रन टीथ फार्मूला। तो क्या है 2102 2102 2102 ऐसे याद कर सकते हैं। इतने ही ऊपर होते हैं, इतने ही नीचे होते हैं। जो 2 होते हैं वो कृंतक होते हैं, जो 1 होता है वो रदनक होता है, 0 हमारे अग्र चवर्णक होते हैं और चवर्णक हमारे 2 पाए जाते हैं। इसलिए 2102 ये हमारा फार्मूला क्रिएट हो जाता है। और बड़े लोगों का एडल्ट लोगों का कितना होता है उसका फार्मूला, तो इसमें 2 हमारे कृंतक होते हैं, 1 हमारा रदनक होता है, 2 हमारे अग्र चवर्णक होते हैं, 3 हमारे चवर्णक होते हैं। फार्मूला बन जाएगा 2123 2123 2123। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। अब हम बात करते हैं प्रजातियों में दांतों की संख्या। जैसे कुत्ते में 42 होते हैं, कुत्ते के बच्चे में 28 होते हैं, बिल्ली में 30 होते हैं, बिल्ली के बच्चे में 26 होते हैं, मच्छर में 47 होते हैं, हाथी में 26 होते हैं और डॉल्फिन में 250+ होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ जाता है। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट है टंग यानी जीभ के बारे में समझते हैं। अब ठीक है, अच्छे समझते हैं। पहला है जीभ एक मांसीय अंग है। जीभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। जीभ गले की हायोड हड्डी से जुड़ी होती है। जीभ की मांसपेशी का नाम कंकाल मांसपेशी है। हमारी जीभ पर 4 प्रकार के पैपिले पाए जाते हैं। ठीक है, जो इसका फिलीफॉर्म होता है यह सबसे छोटी, इसमें हम टेस्ट वर्ड्स नहीं होते हैं, इसमें टेस्ट वर्ड्स नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा है यह सबसे बड़ी पैपिली होती है, इसमें टेस्ट वर्ड्स होते हैं। और तीसरे पॉइंट में वयस्कों में नहीं होती है। चौथा पॉइंट है सरकम पैपिली, इसमें टेस्ट वर्ड्स होते हैं, जीभ के सबसे पिछले हिस्से में होते हैं। और अब हम अगर जीभ को हम अच्छे समझें तो इसके आगे वाले पोर्शन से हम मीठे स्वाद का पता करते हैं। ठीक है, और इसके जस्ट पीछे वाले भाग से हम इससे कड़वे स्वाद का पता करते हैं। इसके पीछे के थोड़े बगल वाले पार्ट से हम खट्टे का स्वाद करते हैं। यानी बात करें
दाढ़ों के बगल में, और आगे से जस्ट बगल वाला भाग, इसे हम नमकीन का पता चलाते हैं, ठीक है, स्वाद के माध्यम से। दोस्तों सी पॉइंट पे है सिलेवरी ग्लैंड यानी लारी ग्रंथि को समझते हैं अच्छे से। हमारे मुख में 3 जोड़ी लारी ग्रंथि पाई जाती हैं। पहला है पैरोटिड ग्लैंड्स, यह कान के पास में स्थित होती है, यह सबसे बड़ी लारी ग्रंथि होती है। दूसरी है सबलिंगुअल ग्लैंड्स, यह जीभ के नीचे स्थित होती है, यह सबसे छोटी लारी ग्रंथि होती है। और चौथा है सबमैंडिकुलर ग्लैंड्स, यह निचले जबड़े के नीचे स्थित होती है। कुल लार का 75% लार खुद बनाती है, ठीक है। अब अगर लार के संगठन को समझते हैं तो इसमें क्या क्या होता है। तो दोस्तों इसमें जल होता है जो 90 से 95% पानी पाया जाता है लार में। म्यूकस होता है, श्लेष्मा कहते हैं जिसे, खनिज होते हैं, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन होता है, एंजाइम होते हैं बहुत सारे, और लाइसोसोम भी होता है। तो एंजाइम में हम सिलेबरी एमाइलेज होता है, टाइलिन एमाइलेज होता है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, जैसे बेभोज पदार्थों को तोड़ते हैं, जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलते हैं, और आगे चल के मुंह में अपूर्ण यानी आंशिक पाचन भी कर देते हैं। यह स्टार्च को माल्टोज में और इसको रूपांतरित करके बिना पचा हुआ भोजन, जो कुछ कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन प्लस वसा होता है, और पचा हुआ भोजन कुछ कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, दोनों को हम बोलट्स कहते हैं। यह बोलट्स भोजन नलिका के द्वारा पेट में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब हम समझते हैं भोजन नली, फूड पाइप को समझते हैं। भोजन नलिका की लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है। जो हमारे इसमें मुंह से फूड पाइप जाता है, श्वास नली मिलती है, क्रमानुकुंचन क्रिया होती है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भोजन जब ऊपर से नीचे उतरता है तो किस क्रिया के माध्यम से, तो क्रमानुकुंचन क्रिया के माध्यम से, ठीक है। तीसरा पॉइंट है पेट यानी स्टमच। अब हम स्टमक को समझते हैं। तो पेट की जानकारी में हमारे पेट में 3 क्षेत्र होते हैं। पेट का आकार जी आकार का होता है। जठर ग्रंथि में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं। पहला है पेरिटियल कोशिका, दूसरा है पेप्टिक कोशिका। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करती हैं, और यह 2 एंजाइम का निर्माण करती हैं जो पेप्टिक होती हैं, HCl प्लस वाटर। यहाँ पे एंजाइम कौन से हैं, पेप्सिन एंजाइम और प्रोरेनिन एंजाइम, दोनों का मिलकर रूप जठररस बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अब HCl के कार्य, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य को समझते हैं। सूक्ष्म जीवों को मारना इसका काम है। अम्लीयता का निर्माण, एसिडिटी, इनो जिससे पी लेते हैं तो इनो में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाया जाता है, जिससे हमारा एसिडिटी कम हो जाती है। यह एंजाइम को सक्रिय करता है, ठीक है। अब अक्रिय पेप्सिन क्या होता है, HCl कन्वर्ट करता है सक्रिय पेप्सिन में। अक्रिय प्रोरेनिन HCl कन्वर्ट कर देता है रेनिन सक्रिय में। प्रोटीन होता है जो पेप्सिन की स्थित उपस्थिति में इसको पेप्टोन से बदल देता है। और कैसिन मिल्क और प्रोटीन होती है रेनिन की उपस्थिति में पेप्सिन पेप्टाइड में बदल देता है। इसी में है कि पेट में भोजन का आंशिक पाचन होता है तथा अपचय या अपचय हुए भोजन के मिश्रण को साइम कहते हैं। यह अपचा भोजन, प्रोटीन पचा भोजन, आधा कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन, म्यूकस अगला पॉइंट है, श्लेष्मा परत, यह हमारे पेट को HCl में जलने से बचाती है। पेट को HCl से जलने से बचाती है। जो म्यूकस होता है अम्लीय प्लस क्षारीय उदासीन हो जाता है। पेट का pH मान 1.5 से 1.8 अम्लीय होता है। दोस्तों अब हम समझते हैं छोटी आंत को। छोटी आंत की लंबाई 6 से 6.25 मीटर की होती है। छोटी आंत का व्यास 1 इंच बड़ी आंत से कम होता है। भोजन कभी भी यकृत तथा अग्न्याशय में नहीं जाता, लेकिन यकृत तथा अग्न्याशय अपना रस छोटी आंत में स्थानांतरित करता है। यकृत तथा अग्न्याशय छोटी आंत के डियोडेनम भाग में जुड़े होते हैं। अब हम समझते हैं छोटी आंत के कार्य। पहला है लीवर। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। यकृत कोशिका का नाम हेपेटिक कोशिका है। हेपेटिक कोशिका के पास सबसे बड़ा पुनर्निर्माण की शक्ति होती है। यकृत
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये वो पैराग्राफ, इसका फिर जो पैराग्राफ है वो नेक्स्ट है। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा तथा सबसे भारी आंतरिक अंग है। सबसे बड़ा बाहरी अंग त्वचा कहलाता है। अब यकृत के कुछ कार्य भी हो सकते हैं, जैसे यूरिया का निर्माण करना इसका काम है, ग्लाइकोजन का निर्माण करना इसका काम है, ग्लूकोज की अधिकता, जो रुधिर शर्करा होती है वह इंसुलिन को ग्लाइकोजन में बदल देती है। अब वसा का संग्रहण करना, विटामिन का संग्रहण करना, केवल वसा, घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के, शराब तथा नशीले पदार्थ का उपापचयन करना, भक्षण करने की क्षमता इसके पास होती है। क्यूफर कोशिका के माध्यम से पित्तरस का निर्माण करना भी इसका एक काम है। पित्तरस की मात्रा 600 से 700 ml प्रतिदिन होती है। पित्तरस का जो मान होता है वह 7.5 से 8.5 होता है। पित्तरस में कोई भी एंजाइम मौजूद नहीं होता है, भौतिक शारीरिक पाचन भी करता है। अगला है अग्न्याशय या पेंक्रियाज। अग्न्याशय खोज लैंगरहैंस के द्वारा की गई थी। अग्न्याशय एक पट्टीनुमा लीफ संरचना होती है। अग्न्याशय में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा और एप्सिलॉन। जो अल्फ़ा कोशिकाएं होती हैं वो ग्लूकागन बनाती हैं, बीटा कोशिकाएं होती हैं इंसुलिन बनाती हैं, और जो डेल्टा कोशिकाएं होती हैं वो सोमेटोस्टेटिन बनाती हैं। यह तीनों ही हार्मोन का निर्माण करती हैं, इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां भी कहा जाता है। और जो एप्सिलॉन है यह हार्मोन्स तो बनाती है, अग्न्याशय का निर्माण करती है, बाह्य स्रावी ग्रंथियां है। लेकिन अब एप्सिलॉन को समझते हैं। अग्न्याशय रस का निर्माण करना इसका काम है। छोटी आंत के डिओडेनम में अग्न्याशय में स्रावित करना काम है। अग्न्याशय रस की मात्रा 1 लीटर प्रतिदिन बनाती है। अग्न्याशय रस के 3 प्रकार के एंजाइम मौजूद होते हैं जो भोजन के टूटने में सहायता करते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम। अग्न्याशय में उपस्थित एंजाइम छोटी आंत में स्थानांतरित होता है। उसके बाद छोटी आंत में भोजन के लिए उपस्थित हो जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स में बदल देता है। इसको हम पूर्ण पाचन रस भी कहते हैं। नोट में क्या है, जो प्रोटीन होती है ट्रिप्सिन की उपस्थिति में अमीनो में बदल देती है। कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज की उपस्थिति में माल्टोज में बदल देता है। और जो लिपिड्स होते हैं वो लाइपेज की उपस्थिति में वसीय अम्ल में बदल देता है, और साथ साथ में ग्लिसरॉल में। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। अवशोषण के बाद हमें निम्न पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये रुधिर में स्थानांतरित हो जाते हैं। अवशोषण के बाद बचा हुआ बाकी भोजन बड़ी आंत में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक, अब हम समझते हैं बड़ी आंत को। इसकी लंबाई 1 से 1.25 मीटर होती है। इसका व्यास 3 इंच का होता है। बड़ी आंत के भाग क्या क्या होते हैं, सेकम, कॉलन और रेक्टम। ठीक है, सेकम होता है में एक जीवाणु पाया जाता है, जीवाणु जिसको हम ई कोली के नाम से जानते हैं। जीवाणु पचे हुए भोजन को मल में बदल देता है और बदले में हमारे शरीर को विटामिन के और B12 देता है। एक सहजीवी संबंध है। आगे है कॉलन, यह मल में पानी का अवशोषण करता है। रेक्टम उत्सर्जित मल का संग्रह कर स्टोरेज हाउस या एनस गुदा से जुड़ा होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण 1 लाइनर क्वेश्चन को। तो लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8 से 7.4। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुँह से शुरू होता है। 1 गिलास पानी में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है, 0 कैलोरी होती है। लार का उपयोग किसके पाचन में होता है, स्टार्च में होता है। प्रोटीन के एंजाइम में कौन सा एंजाइम सहायक होता है, पेप्सिन होता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय से होता है। पित्तरस कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है। मनुष्य में मुख्य गुहा से किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। भोजन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है, अमीनो अम्लों में हो जाता है। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है। अगला है
टेबल शर्करा किसे कहा जाता है? सुक्रोज को कहा जाता है। किस भाग में भोजन नली और श्वास नलिका मिलती हैं? फेरिंग्स में मिलती हैं। दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन है। निर्जलीकरण बीमारी किसके कारण होती है? जल के कारण होती है। वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 4 होते हैं। मनुष्य में द्विबार दंतियों की संख्या कितनी होती है? 20 दांत होते हैं, 2 बार आते हैं। दांत का एनिमल किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। अगला है, तुरंत ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? ग्लूकोज है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? भोजन रिक्तिका में होता है। मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर यानी यकृत है। मानव के शरीर में सबसे कठोर भाग कौन सा है? इनामेल है दांत का। पाचन तंत्र के किस भाग में अपेंडिक्स पाया जाता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कितने दंत जीवन में 2 बार आते हैं? तो 20 दांत आते हैं। निम्न में से पाचन नली का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत है। आशा करता हूँ दोस्तों यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और पाचन संबंधी तंत्र आप पूरे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस वीडियो में थोड़ी बहुत आपको इस माइक के माध्यम से गड़बड़ी या पढ़ने में जो भी गड़बड़ी हो गई हो उसको आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, आपको पूरी सहायता मिल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद।